Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So our today's topic is transition metals as a catalyst. हमने ये देखना है आज कि हम क्यों ट्रांजिशन मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इन वेरियस रिएक्शंस। तो उसमें कैटलिस्ट क्या होती है? कैटलिस्ट जो है ना स्टूडेंट, उसका काम होता है स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। तो उसमें देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को हम क्यों यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे माइंड में, कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो क्या वजह है? तो इसके पॉइंट्स हैं कुछ हमारे पास। तो पहला पॉइंट ये, दे कैन स्विच बिटवीन द स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना, ये अपनी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में स्विच का मतलब चेंजिंग ला सकती है। यानी कि केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया, तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वो जो ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो जाएगी कैटलिस्ट की। तो उसी चेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन स्टेट को यूज करके वो ट्रांजिशन मेटल एक्ट करेगी कैटलिस्ट के तौर पे। जैसे एग्जांपल दिया स्टूडेंट, जो आयरन है, आयरन +2 से +3 में स्विच कर सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके पास पहली बात होगी जिसकी वजह से कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को। दूसरी बात है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। तो ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात करें तो दे है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। ऑल यू नो दे हैव मोर देन वन ऑक्सीजन स्टेट। तो वाई? बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ऐसा होता है। उसके बाद वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वेकेंट मतलब एम्प्टी होते हैं डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से वो डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो इजीली असेसिबल होते हैं। दैट्स वाई वो हमारे कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर पाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है जी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब रिएक्टेंट्स। जो हमारी ना कैटलिस्ट है वो अपने साथ अटैच कर सकते हैं रिएक्टेंट्स को। जो कैटलिस्ट होती हैं यानी ट्रांजिशन मेटल्स में एबिलिटी है कि वो रिएक्टेंट्स को अपने साथ अटैच कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी अपनी सतह पे, जिसकी वजह से हम ट्रांजिशन मेटल्स को कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर पाते हैं। और आखिरी पॉइंट एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन है वो भी ट्रांजिशन मेटल्स की एबिलिटी होती है। दैट्स वाई हम उनको यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो जाहिर बात है जब रिएक्टेंट्स के साथ जुड़ती है ना कैटलिस्ट, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की एबिलिटी भी है ट्रांजिशन मेटल्स में। दैट्स वाई वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो सही ये पॉइंट्स हमने जहन में रखने हैं। कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास? ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। तो ये 5 पॉइंट्स की वजह से हम कहते हैं कि हम ट्रांजिशन मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इन वेरियस रिएक्शंस पे। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उन 2 एग्जांपल्स में हमने देखना है कि क्या रोल है कैटलिस्ट का, यानी किस तरह कैटलिस्ट वहां पे काम कर रही है। तो स्टूडेंट देखिए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ एक्राइलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड की फॉर्मेशन। तो ये एक्राइलिक एसिड है, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये एक्राइलिक एसिड है। बनता कैसे एक्राइलिक एसिड? एसिटाइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, इनके रिएक्शन से हमारे पास बनता है एक्राइलिक एसिड। दिस इज एक्राइलिक एसिड। अब यहाँ पे हम निकल सॉल्ट्स को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो निकल सॉल्ट में हम ले सकते हैं NiBr2 लेते हैं, NiBr2, और NiBr2 आफ्टर सम टाइम ये कन्वर्ट हो जाता है NiCO4 में, निकल कार्बोनाइल में, निकल टेट्रा कार्बोनाइल। तो जो ये है ना निकल टेट्रा कार्बोनाइल, इसमें निकल की ऑक्सीजन स्टेट 0 है। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन एक्राइलिक एसिड, यहाँ पे निकल अपने ऑक्सीजन स्टेट को स्विच कर रहा है। निकल यहाँ पे अपने ऑक्सीजन स्टेट को 0 से 2 में स्विच करेगा। यानी हम ऐड करेंगे निकल सॉल्ट को, निकल सॉल्ट में जो है निकल असल जो है ना कैटलिस्ट यहाँ पे ये काम करेगी NiCO4, ये मेन एक्टिव कैटलिस्ट है। तो पहले NiBr2 ऐड करते हैं, आफ्टर सम टाइम NiBr2 चेंजेस इनटू NiCO4 में, और ये हमारी एक्टिव कैटलिस्ट है। तो इसमें निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? 0। तो 0 से +2 में स्विच करती है निकल अपनी ऑक्सीजन स्टेट को ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो उसमें अब ये एग्जांपल है। अब इसमें कैसे काम करती है कैटलिस्ट, उसके क्या स्टेप्स हैं वो देखते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप क्या है? मेटल आयन टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये जो मेटल आयन है ना, जो निकल हमारी कैटलिस्ट है, उसे मेटल आयन कह रहे हैं। जो हमारी कैटलिस्ट है, जो हमारा मेटल आयन है, ट्रांजिशन मेटल आयन,
वो क्या करता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, किसी एक या किसी दो के साथ जुड़ के जो आपकी कैटलिस्ट है, यानी जो मेटल है कैटलिस्ट हमारी, वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगी। तो यानी जैसे किसी के साथ रिएक्टेंट से जुड़ेगा आपका जो है निकल, और निकल जो है वो बेसिकली कैटलिस्ट है, और वो वहां पे अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। आफ्टर दैट क्या होगा, द इंटरमीडिएट क्विकली रिएक्ट टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। फिर वो इंटरमीडिएट जो बनेगा ना, जो अनस्टेबल आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था, वो फिर रिएक्शन करेगा मजीद रिएक्टेंट्स के साथ, जो बचे हुए रिएक्टेंट हैं उनके साथ जुड़ के वो फिर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बना देगा। और जब प्रोडक्ट बना देगा फिर जो कैटलिस्ट है वो दोबारा उस कैटलिस्ट को अपने साथ से डीअटैच करेगा, यानी कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको बिल्कुल वैसे मिल जाती है जैसे आप उसको ऐड करते हैं अपनी असली हालत में। तो इंटरमीडिएट क्विकली रिएक्ट टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट जो बनता है वो फिर रिएक्ट करता है रिएक्शन किसी और रिएक्टेंट के साथ, तो जर्नल हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एंड रीजनरेट द कैटलिस्ट, प्रोडक्ट बन जाती है और वहां पे फिर कैटलिस्ट जो रीजनरेट हो जाती है, कैटलिस्ट आपको रीजनरेट वापस मिल जाती है बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑक्सीजन स्टेट। तो अपनी ओरिजिनल ऑक्सीजन स्टेट में आपको कैटलिस्ट वापस मिल जाती है। यानी आपने रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट को जिस ऑक्सीजन स्टेट में ऐड किया होता है, तो फिर रिएक्शन करवाती है जब कैटलिस्ट अपनी वो ऑक्सीजन स्टेट को स्विच करेगी, चेंज करेगी। आफ्टर दैट वहाँ पे आपके अनस्टेबल जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे, और वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट से जुड़ के फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, और एट द एंड कैटलिस्ट आपको अपनी असली हालत में वापस मिल जाएगी, यानी जिस ऑक्सीजन स्टेट में आपने उसको ऐड किया होता है। तो और यहाँ पे बाकी क्या होता है, बाकी होता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इस सारे काम में ना जो कैटलिस्ट है क्या करती है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है। और ऐसा ये जो हमने तरीकाकार पढ़ा है ये वाला, ये मोस्टली किसमें होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस में होता है। तो उसमें होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस या कैटालिसिस इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज सेम। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है, ये जो हमने तरीकाकार पढ़ा है, कैटलिस्ट भी इस तरह वर्क करती है, ऐसा होमोजीनियस कैटालिसिस में होता है। और कैटालिस्ट जो है रिएक्शन की एक्टिवेशन, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप होता है और हमें जल्दी से रिएक्शन प्रोडक्ट मिलती है। तो उसमें नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ ये भी कि नॉर्मली हम देखते हैं, ये देखिए हमारे पास ग्राफ है, तो नॉर्मली हम कहते हैं रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर हम नहीं यूज़ करेंगे ना तो ये आपकी पीक की हाइट ज़्यादा है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये पीक है और ये एक्टिवेशन। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये फर्स्ट को बॉल एक रिएक्टेंट है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल रिएक्टेंट्स हैं। तो इस फुटबॉल ने ये आपकी जो पीक है, पीक की चोटी पे हाइट पे जाना है, और यहाँ पे जब ये आएगी बॉल तो यहाँ पे बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है स्टूडेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो पहले क्या बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर आप कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे ना तो ये पीक हाइट ऑफ, ये जो पीक है ना, हाइट है पीक की, ये ज्यादा होगी, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए आपको रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट ज्यादा है अगर आप कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा एट द पीक और फिर आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, ये इस तरह से है। अब जब आप कैटलिस्ट डालते हो ना, कैटलिस्ट डालते हो तो फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी की मिकदार कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी की मिकदार कम हो जाती है, तो फिर ये आपकी ये जो है ना, ये पीक जो है, हाइट जो है, पीक की जो हाइट है ना कम हो जाएगी, और फिर आपका यहाँ पे आराम से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और जल्दी जो है प्रोडक्ट जल्दी बनेगी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाती है जिन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो उसमें आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं तो प्रोडक्ट बनती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो जाएगी ना, उतने ज्यादा होंगे इफेक्टिव कोलिजन, उतनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेंगे। तो बेसिकली कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी की मिकदार को कम कर देगी, जिसकी वजह से जल्दी से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ये ग्राफ आपने बहुत दफा पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, 2-3 दफा ये ग्राफ है हमारे फर्स्ट ईयर।
तो उसमें ये एक हमारे पास एग्जाम्पल 1 में ना एक मेथड बताया गया कि कैटलिस्ट इस तरह वर्क कर सकती है, यूं वर्क कर सकती है, ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 में एक और तरीका बता रहे हैं कि कैटलिस्ट इस तरह से भी वर्कआउट करती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो देखिए इसमें दूसरी एग्जाम्पल क्या है, N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। इसे बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस से हम बना रहे हैं, हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस से हम तैयार कर रहे हैं अमोनिया गैस। तो ये N2 गैस + 3H2 गिव्स यू 2NH3। यहाँ पे आयरन को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और 400 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और 200 ATM का प्रेशर हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन जो है ना, आयरन ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रही है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो रिएक्टेंट्स है ना, दोनों रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट जो है ना आयरन की सतह पे जाके ना अटैच हो जाते हैं। और जब ये आयरन की सतह पे अटैच हो जाते हैं तो आयरन क्या करता है, आयरन इन रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को वीकेंस करता है। यानी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट्स है N2 और ये H2। तो जब ये N ट्रिपल बॉन्ड N और H सिंगल बॉन्ड H ये आयरन की सतह पे जाके अटैच हो जाएंगे। आयरन की सतह ये आयरन है, तो ये दोनों आयरन की सतह पे जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब मतलब जाके चिपक जाते हैं और वहां पे फिर यहाँ पे फिर होता क्या है, फिर वो ना जो आयरन है आयरन के साथ अटैच होता है और वहां पे फिर आयरन जो है वीकेंस द बॉन्ड, इनके बॉन्ड्स को वीक करता है। यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो मजबूत बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है एयर में नाइट्रोजन है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फॉर्म में रहती है, इनर्ट है नाइट्रोजन, तो भाई वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आयरन क्या करती है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इस बॉन्ड को वीकनेस करेगी और आयरन जो है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इसके बॉन्ड को भी वीक करेगी। जब ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो फिर नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और फिर क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अमोनिया में कौन से बॉन्ड है, अमोनिया में ये बॉन्ड है जी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो NH बॉन्ड होता है अमोनिया में। तो पुराने बॉन्ड्स को आयरन वीकेंस करेगा, ये दोनों रिएक्टेंट जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ आयरन और वहाँ पे आयरन जो है इन बॉन्ड्स को वीकेंस करेगा और फिर वहाँ पे जो बॉन्ड वीक्स हो जाएंगे, तो बॉन्ड वीक होंगे तो फिर नए बॉन्ड बनेंगे, यानी NH बॉन्ड फिर बनेंगे, यानी प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब प्रोडक्ट बन जाती है तो आयरन फिर प्रोडक्ट को अपने साथ से डिजॉल्व कर देता है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट को अलग कर देता है, खुद कैटलिस्ट अलग हो जाती है, फिर उस कैटलिस्ट को हम नेक्स्ट रिएक्शन या नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसमें ये एग्जांपल नंबर 2 है, यानी एग्जांपल नंबर 2 में एक और हमें तरीका बताया गया है कि इस तरह से भी कैटलिस्ट काम करती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 थी, हैबर्स प्रोसेस। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बुक के वर्ड्स क्या है हमारे, ये बुक के वर्ड्स हैं जी एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इस एग्जांपल नंबर 2 में जो है ना एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं जो एनर्जेटिकली असेसिबल होते हैं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो है वो एनर्जेटिकली असेसिबल होते हैं ट्रांजिशन मैटर्स में। यानी ट्रांजिशन मैटर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में 4s के इलेक्ट्रॉन्स और 3D के इलेक्ट्रॉन, इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ 4s के इलेक्ट्रॉन भी एनर्जेटिकली असेसिबल होते हैं और 3D के इलेक्ट्रॉन भी एनर्जेटिकली असेसिबल होते हैं। अब इसमें देखिए एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जेटिकली असेसिबल हैं आपको, यानी पहुंच में होते हैं एनर्जेटिकली। और उसके बाद क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैच विद द कैटलिस्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं कैटलिस्ट आयरन के साथ अटैच हो जाते हैं ऑन द सरफेस एंड फॉर्म टेम्परेरी एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, और वहां पे टेम्परेरी एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है सरफेस के ऊपर। ये सारी बातों को एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, यानी बॉन्ड को वीकेंस हो जाना, पुराने बॉन्ड का नई प्रोडक्ट के बॉन्ड्स का नए बॉन्ड्स का बन जाना। तो इस सारे प्रोसेस को हम जनरल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जनरली हम कह रहे हैं कि टेम्परेरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो सारा काम होता है, अभी प्रोडक्ट बन जाती है, प्रोडक्ट जो बनती है तो क्या होता है यहाँ पे लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है यहाँ भी। तो कैटलिस्ट का काम ही है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन को फास्ट कर देती है। और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट डिसॉल्व द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को डिसॉल्व कर देगी, प्रोडक्ट बनेगी और कैटलिस्ट अलग हो जाएगी प्रोडक्ट से, और उस कैटलिस्ट को फिर हम अनदर साइकिल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारा तरीकाकार है एग्जांपल नंबर 2 में कैटलिस्ट कैसे काम करती है। तो इसमें ये हमारा टॉपिक था। तो ये जो टॉपिक है उसमें ट्रांजिशन मैटर एज अ कैटलिस्ट, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉन्ग आएगा तो आपने दोनों एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है और साथ में पॉइंट्स बताने हैं कि हम क्यों ट्रांजिशन मैटर्स को ऐसा कैटलिस्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है व्हाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, या एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयरन कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस, कि हाउ आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। फिर आप इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे अगर शॉर्ट आता है। तो ये टॉपिक शॉर्ट के लिए भी अहम है और ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारी क्विक चेक 18.2। तो क्विक चेक 18.2 में जो हमारे पास टॉपिक्स है ना, उसमें क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है जी ए क्वेश्चन, वेनेडियम जो है ना वो पूछ रहे हैं। वेनेडियम जो है ये आपको नजर नहीं आ रहे, क्वेश्चन हमने साइड में लिखे हुए। तो वेनेडियम जो है ना उसके 23 एटॉमिक नंबर है वेनेडियम का। तो वेनेडियम जो है +2 से +5 ऑक्सीजन स्टेट क्यों शो करता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्विक चेक 18.2 का, वेनेडियम। तो हम देखते हैं उसमें वेनेडियम के बारे में। तो वेनेडियम +2 से लेके +5 तक क्यों शो करता है ऑक्सीजन स्टेट? ये ए पार्ट है क्विक चेक का। तो इसके लिए ना हमें वेनेडियम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो देखेंगे वेनेडियम क्या होता है 23। तो वेनेडियम क्या होता है आर्गॉन, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में आ गए, उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो वेनेडियम जब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, और जब वेनेडियम 3d का भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, और अगर वेनेडियम 3d के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, और जब वेनेडियम 3d के तीनों इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा 4s के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। तो वेनेडियम इस वजह से +2 भी शो करता है, +3 भी, +4 भी, +5 भी। तो ये सारी ऑक्सीजन स्टेट्स जो है वेनेडियम शो करता है। ये था क्विक चेक 18.2 का ए पार्ट। अब बी पार्ट स्टूडेंट क्या है? बी पार्ट जो है उसका ताल्लुक है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है ना कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, उससे ताल्लुक है, उसका बाद में देखेंगे उसका। सी पार्ट क्या है? वो कह रहे हैं वाई ट्रांजिशन मेटल्स में 4s एंड 3d जो है वो हम यूज करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्यों यूज होते हैं जबकि एस ब्लॉक में तो ऐसा नहीं होता। यही क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स में सी पार्ट, ये पार्ट था सी पार्ट में क्या ट्रांजिशन मेटल्स होती है, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स में ना हम 3d और 4s इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, जबकि हम एस ब्लॉक में ऐसा नहीं है, एस ब्लॉक में ऐसा हम नहीं होता। क्या वजह? तो उसमें वजह क्या है? वजह यही है कि जो 3d और 4s है इसकी एनर्जी क्या कंपेरेबल एनर्जी है, एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एनर्जी है तो सही डिफरेंस, 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा इतना फर्क नहीं है एनर्जी का। तो हम कह सकते हैं कि 4s एंड 3d हैव कंपेरेबल एनर्जीज, इनकी एनर्जीज में कंपेरेबल है। तो इस वजह से ट्रांजिशन मेटल्स में हम 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। दैट्स व्हाई मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ट्रांजिशन मेटल्स में, जबकि एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ऐसा नहीं होता, उनमें जस्ट हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी यूज कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल में, और ये अंदर वाला जो इंटर आपका है इनर शेल यानी प्लेंटीमेट शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन भी यूज करते हैं। लेकिन एस ब्लॉक में अपना अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में। दैट्स व्हाई ऐसा होता है, ठीक है। अंदर वाला जो है ना इनर शेल होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल्स में, एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स में यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में यूज नहीं होते। उसकी वजह क्या है? एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, वैलेंस शेल की एनर्जी ज्यादा है, उसके जो अंदर वाले प्लेंटीमेट शेल है उनकी एनर्जी कम है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, दैट्स ऐसा नहीं हो पाता। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है डी पार्ट। डी पार्ट में पूछ रहे हैं हमारे से कि भाई बताएं कि Fe+3 जो है ना ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है और वाई यूज एज अ कैटलिस्ट। Fe+3 Fe की पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Fe की कैसे होती है? आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में आ गए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो पूछे Fe+3 की, Fe+3 में क्या होगा? +3 में आर्गॉन आएगा,
4s में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 4s 0, और 3d में भी 3d में 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, 3d 5। तो ये Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मजीद वो पूछेंगे भाई इसको क्यों यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट। तो आयरन आपको पता है ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल है, इट कैन स्विच इट्स ऑक्सीजन स्टेट, ये अपने ऑक्सीजन स्टेट में ड्यूरिंग अ रिएक्शन उसमें स्विच ला सकती है, चेंजिंग ला सकती है, और रिएक्टेंट्स का जुड़ के डिफरेंट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस बना सकती है। दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वो है हमारा पार्ट नंबर ई। वो कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एनेबल देम टू बी यूज्ड एज अ होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। वो कह रहे हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जी ट्रांजिशन मेटल्स के पास जिसकी वजह से हम ट्रांजिशन मेटल्स को होमोजेनियस कैटालिसिस में भी यूज करते हैं और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में भी यूज करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज जिक्र करेंगे। ये 5 प्रॉपर्टी दे कैन स्विच बिटवीन दैट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, एबिलिटी टू एब्सॉर्ब रिएक्टेंट्स, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो सर ये हमारी क्विक चेक में कंप्लीट हो गई। क्विक चेक 18.2, इसमें हमारे पास ABCDE 5 हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये स्टूडेंट हमारा था लेक्चर, आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।